हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी ठीक ठाक अच्छे होंगे। और आपका पेपर नज़दीक है, आपको वीडियो बड़ी हेल्पफुल होगी। आइए टॉपिक पर आता हूँ बेटे। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है बेटा, क्या? लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी के साथ साथ लिमिटिंग का मतलब होता है बेटा, मैंने बताया था, मैक्सिमम फ्रिक्शन। इसी में आपको मैं एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, इसी लॉ के स्थान बीच में, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग आर स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग आर स्टैटिक फ्रिक्शन। आइए बात करते हैं, इसको ध्यान से सुने। सपोज किया बात बेटा, ये सरफेस है, इस पर कोई बॉडी रखी है, और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। बॉडी रखी है, किस कंडीशन में है? हाँ, रुकी हुई है, स्टैटिक कंडीशन में। हम इस पर फोर्स लगाएंगे, अब रुकी है बेटे, इसी के पैरेलल फोर्स मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स इज नोन एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अपोजिट फोर्स मैक्सिमम काम करने लगे, अपोजिट फोर्स मैक्सिमम काम करने लगे दोनों सरफेस के बीच में, उसे बेटे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या बेटे कहीं कहीं आप ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। वेट क्या करेगा बेटा? एम जी नीचे काम करेगा, रिएक्शन इसका ऊपर आर काम करेगा। बात समझ में आई? अब मैं क्या लिखना चाहता हूं, लॉ क्या है? एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट टू मोशन ऑफ बॉडी। लिमिटिंग फ्रिक्शन पहला लॉ क्या है? ऑलवेज, अब बोलो, हाँ, अपोजिट, आगे अपोजिट टू मोशन ऑफ बॉडी। क्लियर हो गया? दूसरा लॉ क्या है? लिमिटिंग फोर्स और मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड, किस पर डिपेंड करे बच्चा बेटा? नेचर ऑफ सरफेस। ठीक, नेचर ऑफ सरफेस मतलब स्टेट ऑफ रफनेस, नेचर ऑफ सरफेस। तीसरा, या फिर डिपेंड है, अब लगाओ इनडिपेंड। इंडिपेंडेंस क्या? एरिया। चौथा बेटे, एफ एल मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन acts tangentially obey the surface, tangentially to surface, act tangentially between two surface। इतनी बातें तो बहुत आसान है, याद कर लेंगे। ऑलवेज अपोजिट बेटे, अपोजिट काम कर रहा है, कोई शंका नहीं है, कोई विरोध नहीं, बार बार पढ़ा चुके हैं, मैंने बता दिया। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट, रेस्ट में हो या मोशन में हो।
नेचर पे डिपेंड करेगा, सच बात है। पार कैसा सरफेस है, खुरदुरा है कि नहीं है, बहुत खुरदुरा है, उबड़ खाबड़ है, नेचर डिपेंड करेगी। एरिया पे डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया। एक्ट टेंजेंटली बिटवीन टू सरफेस, एकदम उसके स्पर्श करता हुआ काम करता है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपको ध्यान देना है, क्योंकि मुझे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लाना है, इसलिए ध्यान देंगे। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू आर। आर बेटे क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। कहने का मतलब है भैया, जो अपोजिंग फोर्स, मैक्सिमम फोर्स, लिमिटिंग फोर्स काम करता है, वह आर के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। जब बेटे भैया प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक कांस्टेंट लेंगे क्या? म्यू, यहां एस लिख देंगे। हाँ, क्या होगा? म्यू एस आर। तो म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यह लिख दिया। देन म्यू एस इक्वल टू एफ एस मैक्स अपॉन क्या मिलेगा? आर। तो म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है बात, म्यू एस को कैसे लिखें। यहां मैं लिख रहा हूं म्यू एस इक्वल टू, म्यू लिख तो दिया है, म्यू एस इक्वल टू क्या है? एफ एस अपॉन आर। अब इसकी यूनिट देखो बेटे, फोर्स की भी न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन की भी न्यूटन, दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? नो यूनिट्स, कोई यूनिट नहीं होती। अब म्यू एस किन किन बातों पर डिपेंड करता है? बोलो, म्यू एस किन किन बातों पर डिपेंड करता है? म्यू एस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, अब आगे देखिए। तो म्यू एस डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करेगा बेटे? नेचर ऑफ सरफेस। किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सरफेस। जैसे ड्राई है बेटा, ठीक है, ड्राई है, वेट है, भीगा है, रफ है। ऐसे सरफेस। दूसरा इसका किस पर डिपेंड करेगा? मटेरियल ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। मटेरियल ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। तीसरा बेटा, म्यू एस की बात हो रही है, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। ठीक,
दूसरी बात, अगर कोई पॉलिश सरफेस है तो म्यू की वैल्यू बेटे 0.2 होती है। लुब्रिकेट है, उस ग्रेसिंग कर दी जाती है, उसकी वैल्यू 0.1 होती है। याद कर सकते हैं, कंपटीशन लेवल का है। लुब्रिकेटेड पे किसी चीज़ को ऑयल ग्रेसिंग कर दी जाती है तो फ्रिक्शन वैल्यू 0.1 होती है। पॉलिश होता है तो 0.2 होती है। ठीक है। वुडन सरफेस का, वुडन के लिए 0.2 से 0.5 आ जाता है। 0.2 से 0.5 आ जाता है। ध्यान लें, दोनों सरफेस पॉलिश हैं तब 0.2, लुब्रिकेट है 0.1, वुडन सरफेस है तो 0.2 से 0.5। ये आपको शायद समझ में आ गया, बहुत टफ नहीं है बेटा, ध्यान रखना है? ये फील्ड डिपेंड अपॉन अपोजिट, नेचर, एरिया, सरफेस, एफ एस प्रोपोर्शनल टू आर, प्रोपोर्शनल आया तो म्यू एस आर पा गया, म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, नो यूनिट। म्यू एस किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सरफेस, मटेरियल, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। आगे बढ़ें। अब अगला टॉपिक बेटे, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब फिगर पहले आप देखते चलें। फिगर में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। फिगर में बेटे, अब यहां जब आप के लिख देंगे, ये बोध हो जाएगा कि हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, बॉडी मोशन में है। ठीक है, बॉडी किस में हो गई? मोशन में हो गई। जो जरूरत नहीं है उसको निकाल दें। बहुत टफ नहीं है, सुनिए ध्यान से बेटे। के ऑलवेज अपोजिट टू मोशन ऑफ, अपोजिट टू मोशन ऑफ बॉडी। ठीक। के डिपेंड, इंडिपेंड्स है, यहाँ क्या हो जाएगा? डिपेंड्स क्या? एरिया ऑफ टू लेयर्स, एरिया ऑफ टू लेयर्स। नेचर ऑफ सरफेस रहेगा, टेंजेंटली काम करेगा ही। ठीक, बहुत मेजर चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे क्या? इसको भी आप क्या करेंगे बेटे? अब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लिखेंगे। यहाँ बेटे म्यू की लगा देंगे। तो जितनी चीजें हैं अब यहाँ पर के करते चले आइए। यहाँ पे के कर दीजिए, मैक्सिमम शब्द यहाँ से हट जाएगा, यहाँ के आ जाएगा, ये के आ जाएगा, यहाँ भी के आ जाएगा। जहाँ पर स्टैटिक है वहाँ पर क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पर के आ जाएगा। कोई चेंजिंग नहीं है दोनों में, बस थोड़ी थोड़ी बातें चेंज करना है। यहाँ एरिया पर इंडिपेंड था, यहाँ क्या हो गया है? डिपेंड हो गया है। बाकी आप देख रहे हैं कोई चेंजिंग नहीं, आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ तक पढ़ा दिया। ठीक है, आना है पेपर में, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना है, आप पढ़िए। आइए बात करें आगे। नया टॉपिक, डिफिनीशन इसकी दे दी गई थी, मैं दोनों पढ़ा दिया आपको इसी में।
कपड़ा। अब आज का टॉपिक फिर आपके लिए अच्छी सी है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सपोज कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा है। क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन? डिफिनीशन हम पहले नहीं बताएंगे, ध्यान सुनिए। मान लेते कोई रफ सरफेस है बेटे, ये कोई बॉडी है, आपने फोर्स लगाया, पुल किया, शायद सबको पता है, मैं बार बार बता दिया, उसके कांटेक्ट में सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है, बॉडी रेस्ट में है, इसलिए मैंने क्या मान लिया? लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन, स्टैटिक। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये भी बताया है बेटा, वेट कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड्स लगेगा। न्यूटन लॉ से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। अब बात आती है कि दोनों फोर्स हैं, जब दो फोर्स किसी बॉडी पर काम करें, जब दो फोर्स किसी बॉडी पर काम करें और दोनों फोर्स वेक्टर हैं, तो हम लोग पढ़ा है वेक्टर लॉ से, हम क्या करते हैं? एक रिजल्टेंट निकालते हैं बेटे। क्या निकालते हैं? रिजल्ट। तो इसका नाम है क्या? रिजल्टेंट ऑफ क्या? एफ एस मैक्स एंड नॉर्मल रिएक्शन आर। मेरी बात सुना, ये बॉडी है, मैंने पुश किया, बॉडी है, वेट एम जी लगाया। जैसे मैंने वेट एम जी लग रहा है, नेचुरली लगेगा, एम जी नीचे डाउनवर्ड्स लगेगा, तुरंत बेटे रिएक्शन फोर्स भी काम करेगा, ये नेचर में है। कोई बॉडी जितना वेट एक्शन करती है हमारे यहाँ से, उतना रिएक्शन में न्यूटन जी ने बताया था। तो एम जी कहाँ लगा? नीचे। आर कहाँ लगा? ऊपर। अब बात आती है, जैसे ही मैंने इसको पुल किया, पुश किया, स्टैटिक फ्रिक्शन एज सोन काम करने लगा, लेकिन मूव किया नहीं है। तो एक बॉडी पे दो फोर्स काम करने लगे। मेरे इस फोर्स लगाने से फोर्स जनरेट हो गया, बॉडी के नारे रिएक्शन काम करना। तो अगर इन दोनों फोर्स की बात करिए आप, या इन दोनों की बात करिए, अगर मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, तो मेरी एक नई बात जनरेट होती है। क्या नई बातें जनरेट होती है? कि दोनों फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। बोलो, दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर है तो उसका क्या लेंगे? रिजल्ट। तो मैंने लिख दिया रिजल्टेंट ऑफ क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल के साथ ये रिजल्टेंट जितना एंगल बनाएगा, द एंगल मेड बाय नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज क्या? इट इज डिफाइंड एज एंगल between normal reaction and resultant of normal reaction and क्या बेटा? and maximum static friction। कोई दिक्कत नहीं, आसान है। एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ
नॉर्मल रिएक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बेटे इसके पैरेलल है, इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ एस मैक्स होगी। इसकी वैल्यू क्या है? आर। तो ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एफ एस मैक्स, बेस भैया क्या है? आर। अभी आपने पढ़ा इसके पहले एफ एस मैक्स अपॉन आर इक्वल टू क्या? म्यू एस। अभी पढ़ा ना म्यू एस। आफ्टर कंपेयरिंग एबव इक्वेशन, बेटे क्या पाओगे? tan थीटा इक्वल टू क्या? म्यू एस। इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नहीं समझ में आया? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन and resultant of maximum static friction and normal reaction is known as angle of friction। नोट कर लीजिए फट से। एंगल ऑफ रिपोज, अल्फा। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? सपोज करिए ये बुक है, ये पेन इस पर रखा है, ठीक है, रखिए बेटा। बोलो हमने क्या किया? ध्यान देना। ये सरफेस हो गया, इस बुक को उठा दिया, जिस एंगल पर देखिएगा, जिस एंगल पर ये क्या किया? स्लाइड करना शुरू कर दी। देखिए स्लाइड कर गई ना। जिस एंगल पर कोई बॉडी क्या करती है? स्लाइड करती है, उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज माने झुकाव। वह झुकाव जिस पर बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। ये सरफेस था, सपोज करिए बॉडी रखी थी, आपने इस सरफेस को उठा दिया, बॉडी यहां पर गई, एंगल क्या मिला? अल्फा। वेट क्या मिलेगा? एम जी। यहां से एंगल क्या बनेगा? अल्फा। तो क्या मिलेगा? ये एम जी कॉस अल्फा। ये क्या मिलेगा आपका? एम जी साइन अल्फा। रिएक्शन क्या मिलेगा? आर। फोर्स कहाँ लगेगा? अपोजिट। अरे भाई एम जी है, पढ़ा, कई बार पढ़ा है, जिसके साथ अल्फा बनेगा वो कास होगा, तो एम जी कास अल्फा, अपोजिट क्या होगा? साइन हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर लगेगा, बॉडी को फोर्स कहाँ लगाएगा? ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कहने का मतलब अल्फा क्या है? इट इज मिनिमम एंगल, इट इज द मिनिमम एंगल। मिड बाई किस के बीच बना है? मिड बाई बोलो, इंक्लाइन प्लेन
विद हॉरिजॉन्टल। ये क्या है? इंक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल। इंक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल सरफेस। समझ में आ गया किसके बीच बना है? इंक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल। बोलो बेटा, विद हॉरिजॉन्टल सच दैट क्या? द बॉडी प्लेस, बॉडी प्लेस्ड, बॉडी को रख दिया जाए ऑन इट जस्ट स्टार्ट, हाँ, स्लाइडिंग डाउन, स्लाइडिंग डाउन, वह नीचे मूव करना, चलना शुरू कर देती है। समझ में आ गया? वह मिनिमम एंगल जिस पर बॉडी क्या करती है? जस्ट मूव करना, चलना शुरू कर देती है, उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। सपोज किया इन इक्विलिब्रियम क्या करती है बेटे? यह एफ के कर लो, बॉडी मूव करेगी ना, रुका है, रोक दिए हो ना, तो रुका तो केस कर लो। अब बॉडी मूव करेगी नीचे की तरफ, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। बॉडी नीचे जब स्लाइड करेगी तो फ्रिक्शन कहाँ भागेगा? अपोजिट। तो यहाँ क्या लिख देंगे? एफ के, लेकिन बॉडी क्या है? रुकी है। इसमें और क्या किया जाए? चूंकि रुका हुआ बोले हैं तो मैक्सिमम भी लगा दीजिए। क्यों मैक्सिमम लगाए समझ रहे हैं बेटा? क्योंकि हमने क्या ले लिया? इक्विलिब्रियम में ले लिया। बॉडी इस एंगल पर मूव करेगी, लेकिन एक ऐसी कंडीशन ले लिया कि बॉडी रुकी हुई है, तो एफ एक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? एम जी क्या? cos अल्फा। इक्वल कर दो, सीधे प्रोपोर्शन के लिखो, ठीक है। और क्या बेटा? आर इक्वल टू क्या? एम जी, सॉरी, एम जी कॉस अल्फा। अगर ये बॉडी रुकी है तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एम जी साइन अल्फा को बैलेंस करेगा, एम जी कॉस अल्फा आर को बैलेंस करेगा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन क्या? सेकंड। तो एफ एस मैक्स अपान आर, एम जी अल्फा एम जी कॉस अल्फा, एम जी क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर मुझे क्या मिलेगा बेटा? tan अल्फा इक्वल टू क्या? एफ एस अपान क्या? आर। बोलो, है ना बेटा? फिर tan अल्फा क्या हो जाएगा? एफ एस मैक्स अपान आर। अब यहाँ लिख देता हूँ, आपने पढ़ा है एफ एस अपान आर क्या? म्यू एस। तो म्यू एस इक्वल टू क्या लिखेंगे? tan अल्फा। इसको यहाँ लिख दो, म्यू एस, वी नो दैट म्यू एस के बराबर होता है। अब एंगल बिटवीन relation between angle of repose, angle of friction. Relation between angle of friction theta, angle of
रिपोज। ठीक, अभी आपने क्या पढ़ा? म्यू एस इक्वल टू क्या? tan थीटा। पहले बताया था कहाँ? एंगल ऑफ फ्रिक्शन में। और अभी म्यू एस इक्वल टू क्या बनाया? tan अल्फा, एंगल ऑफ रिपोज में। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख दो पूरा। बेटे राइट लेफ्ट इक्वल है तो राइट, लेफ्ट इक्वल है तो राइट इक्वल होना चाहिए कि नहीं? बोलो। tan थीटा इक्वल टू क्या? tan अल्फा। तो थीटा इक्वल टू क्या मिला? अल्फा। इट मीन्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं बेटे। मुझे जानते हैं कि मैं इतना ही देर पढ़ाता हूँ। आपको बहुत सवाल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। मस्त रहिए, पढ़िए, सब मिलता रहेगा वीडियो। थोड़ा बहुत लेट हो सकता है बेटा। थैंक यू क्लास।